हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके साइंस क्लासेस पर। तो मेरे दोस्तों, जो आज का सेशन रहेगा वो सीटेट साइंस पेपर 2 का सेशन रहेगा। और जो ये क्वेश्चंस रहेंगे, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर के रहे हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे और शेयर करता रहे। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। दोस्तों दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, जेरप्थेल्मिया बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? डिसीज होती है जेरप्थेल्मिया, वो किस विटामिन, कौन सी विटामिन की कमी से होती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। विटामिन, जो आपका विटामिन है, विटामिन के खोजकर्ता की बात करें तो विटामिन के खोजकर्ता जो हैं वो हैं फंक। कौन है जी? फंक। फंक हैं, 1911 ईस्वी में इन्होंने खोज करी है विटामिन की। ध्यान रखना, विटामिन का कोई डाइजेशन भी नहीं होता, कोई पाचन नहीं होता, क्योंकि ये खुद ही कैसी फॉर्म में होते हैं? ये होते हैं भाई साहब सिंपलेस्ट फॉर्म में। कैसी फॉर्म में होते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। यदि मैं बात करता हूँ विटामिन को और क्या कार्य होता है, तो विटामिन का जो कार्य होता है, विटामिन का कार्य जो आपके रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। विटामिन का कार्य रोगों से लड़ने की क्षमता देना। इसका मतलब हम कह सकते हैं इम्यूनिटी पावर को बनाए रखने का भी काम करता है। ठीक है जी। और एक हम ये भी कह सकते हैं, विटामिन आपके डाइजेशन में भी हेल्प कर सकती हैं। ठीक है जी, जो विटामिन होती हैं, हेल्प इन डाइजेशन। ठीक है जी, पाचन में भी हेल्प कर सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए जल्दी से देख लीजिए। आगे चलते तो यहाँ पर जेरप्थेल में जो बीमारी होती है, ये किस विटामिन कमी से होती है? विटामिन फर्स्ट ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के। तो ध्यान रखना, विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है भाई साहब? जेरप्थेलमिया। इसमें होता क्या है, जो आपकी आंखें होती है ना जेरप्थेलमिया में, इसमें आंखें जो होती हैं, आंखें सूख जाती हैं। क्या होता है दोस्तों? आंखें सूख जाती हैं। ठीक है जी, ड्राई आइज हो जाती हैं, सूख जाती हैं आंखें, क्योंकि इसमें जो लुब्रिकेंट एक प्रकार से जो लिक्विड सा होता है वो क्या हो जाता है? खत्म होता है। जेरप्थेल में बीमारी होती है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। विटामिन के जो होता है, इसको फ्लोकिनोन बोलते हैं। और विटामिन के जो होता है, इसकी कमी से मैं बात करता हूँ, यहाँ पर कमी की बात हो रही है, तो ध्यान रखना, वो बीमारी होती है आपका फ्लो फ्लोक्विनोन। क्या होता है जी? फ्लोक्विनोन। ठीक है जी, तो इसका साइंटिफिक नेम है। और कमी से जो रोग होगा वो क्या होगा? रक्त का थक्का, रक्त का थक्का न बनना। इसका मतलब हम कह सकते हैं ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है विटामिन के की कमी से। इसका रासायनिक नाम जो होता है, साइंटिफिक नेम जो होता है, फ्लोक्विनोन होता है। ऐसे याद रखेंगे, विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है? रक्त का थक्का नहीं बनेगा, और क्या है, ब्लड में फ्लो बना रहता है, तो फ्लोक्विनोन हो जाता है। आगे होता है विटामिन बी, थायमिन जो होता है, ये विटामिन बी का एक पार्ट है। थायमिन B2, B3, B5, B6, B7। ठीक है जी, B9, 11 और B12, ये आपके क्या होते हैं? विटामिन बी का कुछ पार्ट होते हैं। और विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है, वो आपने पता होगा बेरी बेरी डिसीज होती है। कौन सी होती है? बेरी बेरी डिसीज होती है। और वैसे विटामिन सी की वजह से क्या होता है आपका? जल्दी से बता दीजिए क्या होता है? इसका एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, जिसको हम बोलते हैं स्कर्वी। बीमारी होती है स्कर्वी, जिसमें क्या होता है? मसूड़ों से खून आना। ठीक है, ध्यान रखना। और विटामिन ए की कमी से रोग हो जाता है जेरप्थेल्मिया। और प्लस में एक और रोग होता है जिसको हम बोलते हैं, आपका क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोला जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम बोलते हैं रतौंधी। ठीक है दोस्तों, तो विशेष तौर पर ध्यान रखें। चलिए आगे तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब लाल गर्म कोक पर जलवाष्प डाला जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण प्राप्त होता है, जो है क्या होता है वो? तो विशेष तौर पर ध्यान रखें भाई, क्या कह रहा है? लाल कोक है कोई भी, ठीक है, और उस पर क्या है? जल वाष्प डाला जा रहा है। इसका मतलब क्या जा रहा है? वाष्प, जल वाष्प या वाटर वेपर्स डाले जा रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन और मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण प्राप्त होता है। इसका मतलब आपको जो मिश्रण प्राप्त हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन का मिक्सर प्राप्त होता है। तो ये मिश्रण जो होता है, इसको क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। ठीक है जी, तो ध्यान रखें, क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं इसको, CO+H2O को। तो आंसर क्या हो जाता है दोस्तों इसका?
आपका फर्स्ट आंसर हो जाता है। बायोगैस जो होती है, बायोगैस को भाई साहब जो मीथेन होती है, मीथेन को बायोगैस के बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है जी। आगे देखिए, आपका पेट्रोलियम जो होता है, यदि मैं बात करूं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम को जो रिफाइन किया जाता है किस विधि से, वो होता है दोस्तों आपका जो मेन काम होता है वो होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कौन सा होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखें। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, प्रोड्यूसर गैस। अगला आंसर देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 23। मनुष्य के शरीर में भोजन के पोषक तत्वों का पूर्ण रूप से अवशोषण कहाँ होता है? इसका मतलब जब मनुष्य भोजन खा रहा है, जो उसके न्यूट्रिएंट्स फूड हैं, इसका मतलब भोजन में जो है कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन है, फैट है, जो भी कुछ बच रहा है भोजन में, वो संपूर्ण उसका एब्जॉर्बेशन जो होता है शरीर के किस अंग में होगा? तो देखिए भाई साहब, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत में, स्टोमक पेट के अंदर, या लीवर के अंदर? जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना, भोजन का पूर्ण पाचन है, होल डाइजेशन ऑफ फूड जो होता है, वो किसके अंदर होता है? छोटी आंत के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। यदि आपसे पूछने लगे लेंथ इसकी, तो लेंथ कितनी होती है छोटी आंत की? ये होती है दोस्तों 6 से 6.5 मीटर। कितनी होती है छोटी आंत की लेंथ? 6 से 6.5 मीटर होती है। ठीक है जी, विशेष तौर पर ध्यान रखें। आगे देखिए लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, यहाँ पर होता है अनडाइजेस्टिव फूड, मतलब अपचित भोजन जो होता है वो किसके अंदर होता है? बड़ी आंत के अंदर। इसकी लेंथ जो होती है वो होती है 2 से 2.5 मीटर। ठीक है जी, कितनी होगी? 2 से 2.5 मीटर होगी दोस्तों। कितनी होती है? 2 से 2.5 मीटर। आगे देखिए स्टोमक होता है, इसको पेट बोलेंगे, और इसके अंदर होती है आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो किसका निकालने का काम करेंगी? जूस का निकालने का काम करेंगी। कौन सा जूस होता है? गैस्ट्रिक जूस। ठीक है जी दोस्तों, ध्यान रखना, गैस्ट्रिक जूस में 2 एंजाइम होते हैं। कौन सा? एक होता है पेप्सिन होता है, ठीक है दोस्तों, और एक होता है रेनिन। ठीक है, ध्यान रखें भाई, पेप्सिन और रेनिन 2 एंजाइम निकलते हैं गैस्ट्रिक जूस से। आगे देखिए लीवर होता है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों क्या होती है? सबसे बड़ी ग्लैंड्स है, और इस ग्लैंड्स का जो वेट होता है वो 1.5 kg होता है। ठीक है जी, इसका स्टडी होती है, हेपेटोलॉजी होती है, ध्यान रखना। और जो लीवर होता है ये आपकी कैसी है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। कैसी है? एक्सोक्राइन, जिसको हम बोलते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथि। ठीक है, ध्यान रखना। तो बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर जी फटाफट से आंसर देते रहिए, इतना समय नहीं है, आप पूरा एक्सप्लेन ना करें। तो बच्चों थोड़ा बहुत तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा ना, ऐसे तो फिर कोई भी रट के पढ़ा देगा कहीं से भी। ठीक है जी, तो ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा ए। तो मतलब कि भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है वो छोटी आंत के अंदर होता है। जल्दी से बता दीजिए होता है वो कौन होता है, कौन लेकर उसका अवशोषण कर लेता है? ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ। ई कोलाई एक बैक्टीरिया होता है, या फिर विली होती हैं? जल्दी से बता दीजिए, ई कोलाई बैक्टीरिया, विली होती हैं, उनमें से कौन सा करेगी? आगे देखिए भाई साहब, आगे होता है आपका ब्लूबिट्रॉल, जिसको हम बोलते हैं नीला थोता। तो नीला थोता क्या है इसमें से? नीला थोता कौन सा होता है? आयरन सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट होता है, सोडियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है। जल्दी से बता दीजिए 24 का आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। चलिए, तो देखिए इसका क्या होगा, जो ब्लू विट्रॉल होता है इसको क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। क्या बोला जाता है? कॉपर सल्फेट बोला जाता है दोस्तों। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। ह्यूमन हार्ट इज, मनुष्य का जो हृदय होता है कैसा है? मायोजेनिक हार्ट है, क्रायोजेनिक हार्ट है, या फिर न्यूरोजेनिक हार्ट है, या फिर पल्सेटिंग हार्ट्स है? जल्दी से बता दीजिए, बायोजेनिक, क्रायोजेनिक, न्यूरोजेनिक, या फिर पल्स एटिंग हार्ट है? जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखें, मनुष्य का जो हृदय होता है ये मायोजेनिक हार्ट होता है। कैसा होता है? मायोजेनिक होता है। और ध्यान रखना, हार्ट को, मनुष्य के हार्ट को एक लेयर होती है जो कवर कर रखती है, जिसको हम बोलते हैं पैराकार्डियम। क्या बोलते हैं? पैराकार्डियम की एक लेयर होती है दोस्तों, ध्यान रखें, पैराकार्डियम लेयर होती है, विशेष तौर पर ध्यान रखें। और जो हार्ट होता है, हार्ट में 4 ही चैम्बर होते हैं, और 4 ही क्या होते हैं? वाल्व होते हैं, विशेष तौर पर ध्यान रखें। 4 चैम्बर 4 वाल्व, मतलब कि मैमल्स के अंदर, विशेष तौर पर ध्यान रखें। ठीक है जी, हार्ट बीट जो होती है सभी को पता होगा, 1 मिनट में कितनी होती है? 72 बार होगी। और भाई साहब एक धड़कन में समय कितना लगता है? एक हार्ट बीट में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 0.8 सेकेंड। इसमें भी डिपेंड करता है कि धड़कना कितना होता है, सिकुड़ना और फैलना भी कितना होता है। तो एक होता है भाई साहब आपका फैलना। ठीक है जी, फैलना जो होता है ये होता है आपका 0.5 सेकेंड में, और सिकुड़ना जो होता है
ये होता है दोस्तों 0.3 सेकंड में, तो 5 3 8 एक धड़कन बन जाती है। सिकुड़ना और फैलना। हार्ट के अंदर अल्टरनेटिंग करंट चलता है दोस्तों, आपने देखा होगा मॉनिटर में ऐसे चलता है, ठीक है जी। यदि हार्ट में डायरेक्ट करंट फ्लो करेगा तो इंसान डायरेक्ट टू गॉड हो जाएगा, भगवान के पास पहुंच जाएगा। यदि किसी को हार्ट अटैक होता है उसको बी ब्लॉक नाम की गोली दी जाती है। तो ध्यान रखना 25 का आंसर क्या होगा, मायोजेनिक हार्ट, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्तनपायी जो मेमल्स होते हैं जीवों में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, सभी को पता होगा। स्तनपायी मेमल्स वो होते हैं जो क्या है, बच्चों को जन्म देंगे, क्या देते हैं, बच्चे को जन्म देना, पहली बात। दूसरा हम कह सकते हैं बच्चों को दूध पिलाना, बच्चों को दूध पिलाना, ठीक है जी, बच्चों को दूध पिलाना। और यदि मैं बात करता हूं भाई साहब आपसे कि कान भी होते हैं बाहर की तरफ, कान बाहर की तरफ, ये सभी मैमल्स की क्या होती हैं, कुछ कंडीशंस हैं, ये फॉलो करती हैं कि भाई साहब ये मैमल्स हो सकता है, परंतु ऐसा नहीं है कि सर जी को बच्चा दे रहा है उसके अंदर कान ना हो, तो ऐसा नहीं है, वो मैमल्स नहीं है, मैमल्स हैं। अब मेल और फीमेल में डिफरेंस होता है, तो ध्यान रखना मेल भी क्या होता है, एक मैमल्स होता है, बेशक से बच्चे नहीं दे रहा परंतु क्या है वो, क्या है आपका, मैमल्स होता है। तो कुत्ता बिल्ली गाय भैंस घोड़ा सभी क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं। तो कह रहा है इस मैमल्स के अंदर जीवों आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो सबसे ज्यादा जीवन काल जो होता है वो होता है 20 से 120 दिन। ये होता है आपके आरबीसी में, इसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल, क्या बोला जाता है, रेड ब्लड सेल बोल दो, या फिर साइंस की भाषा में इसको कॉर्प्यू कॉर्प्यूस्केल्स क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्प्यूस्केल्स भी बोला जाता है। बहुत से बच्चे कह देते हैं आरबीसी रेड ब्लड सेल, सेल ही होती है, परंतु इसको साइंस की भाषा में क्या बोला जाता है, कॉर्प्यूस्केल्स, रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, विशेष तौर पर ध्यान रखें। अच्छा ध्यान रखना, जो आपका 3 से 5 दिन होता है और 2 से 4 दिन होता है, ये 3 से 5 दिन जो होगा ये होता है आपका ये WBC का, वाइट ब्लड सेल का। और आपका जो 2 से 4 दिन होता है ये होता है प्लेटलेट्स का, विशेष तौर पर ध्यान रखें, जो प्लेटलेट्स होती हैं वाइट ब्लड सेल, ठीक है जी। अच्छा एक बार क्वेश्चन कहा गया था, ऐसे कौन से स्तनपायी होते हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक होता है, विशेष तौर पर ध्यान रखें, आरबीसी का आरबीसी का आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर, किसके अंदर, वो भी मेमल्स होते हैं, आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता, केंद्रक नहीं होता, ठीक है जी। न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन आ आरबीसी, किसके आरबीसी में, मेमल्स के में। जो आपके स्तनपायी जीव होते हैं उनके आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, परंतु एक अपवाद भी होता है, अपवाद, अपवाद का मतलब होता है एक्सेप्शनल केस है। दो जीव होते हैं जो क्या है आपके मेमल्स हैं, ऊंट और लांबा। ऊंट और लांबा के आरबीसी में क्या होता है दोस्तों, ऊंट और लांबा के आरबीसी में क्या होता है आपका, केंद्रक होता है, ध्यान रखें, जल्दी से बता दीजिए। आरबीसी का साइंटिफिक नाम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं भाई साहब जो आपका नाम होता है एरिथ्रो एरिथ्रोसाइट, विशेष ध्यान रखें, एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, स्तनपायी जीवों में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिन। अच्छा आरबीसी का जो जन्म स्थान है, या हम कह सकते हैं बर्थ प्लेस कौन सा है, ठीक है जी, बर्थ प्लेस कौन सा है आरबीसी का, तो ध्यान रखना वो होता है आपका बोन मैरो, क्या होता है दोस्तों, बोन मैरो, बोन मैरो को बोलते हैं अस्थिमज्जा। और डेड प्लेस की मैं बात करूं, जो मृत्यु स्थान होता है, कब्रिस्तान जो होता है आरबीसी का, वो होता है प्लीहा, जिसको हम बोलते हैं स्प्लिन, विशेष तौर पर ध्यान रखें भाई। सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे रिलेशन करके क्वेश्चन आते हैं भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 28, सबसे ज्यादा चैम्बर युक्त कौन सा प्राणी है, तो घोगा है, स्नेल जिसको हम बोलेंगे, केंचुआ अर्थवर्म होता है, कॉकरोच, कॉकरोची है, और जोक, जोक जल्दी से बताइए आंसर इसका, घोगा होगा, केंचुआ होगा, कॉकरोच होगा या जोक होगा, इनमें से सबसे ज्यादा चैम्बर किसमें होते हैं, सभी को पता है शायद इसका आंसर। तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा चैम्बर कितना होते हैं, वो होते हैं दोस्तों कॉकरोच में। कितने होते हैं भाई साहब, 13 चैम्बर, कितने होते हैं, 13 चैम्बर होते हैं मेरे दोस्तों, किसके अंदर पाए जाते हैं, कॉकरोच के अंदर। घोगा में कहाँ चैम्बर है, ना केंचुआ में चैम्बर, ना जोक है, जोक में चैम्बर है, ठीक है जी। इसमें ओपन ब्लड घूमता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें क्लोज एंडेड होता है, इसमें क्या होता है, ओपन एंडेड होता है। आपके अंदर कैसा ब्लड होता है, ये होता है क्लोज एंडेड, और कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, ओपन एंडेड ब्लड होता है, ध्यान रखें, ठीक है जी। केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। केंचुआ किससे सांस लेता है, सभी को पता होगा, केंचुआ स्किन से सांस लेगा। और भाई साहब जोक भी किससे सांस लेगी, स्किन से सांस लेगी भाई, ठीक है जी, ध्यान रखें। तो ध्यान रखें भाई। और कॉकरोच किससे सांस लेगा, कॉकरोच जो होता है ये लेता है भाई साहब का विंड पाइप, विंड पाइप कह दो या फिर ट्रैकिया कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं, विंड पाइप कह दो, या आप क्या कह सकते हैं, ट्रैकिया कह सकते हैं जी, ठीक है, ट्रैकिया से सांस लेता है जी, विंड पाइप या श्वास नली, श्वास नली आप कह सकते हैं भाई, ठीक है जी दोस्तों।
भाई साहब वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक कार्य हमें मोटिवेशन देगा, आपके लिए हम प्रत्येक दिन ऐसी क्लास लाते रहेंगे। चलिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन अगला देखिए। एक कार 90 मिनट में 54 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो कार की चाल बताइए। जल्दी से इस क्वेश्चन को करके बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा। एक कार 90 मिनट में 54 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, तो कार की चाल बताएं। चलिए, तो भाई साहब आपको पता होगा, स्पीड जो होती है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है जी। यहाँ पर मीटर पर सेकंड दे रखे, तो मीटर पर सेकंड निकालना है, यहाँ पर किलोमीटर पर सेकंड दे रखा है। तो चलिए भाई, डिस्टेंस कितना है आपकी 54 और गुना 60, क्योंकि ये क्या है भाई साहब, किलोमीटर है। ठीक है जी, क्या है, मिनट है। और 54 गुना में 60 अपॉन में 90। यदि आप इसको काटेंगे, अभी पहले काटो इसको, तो काटिए। 100, 9 54, 6 36। तो भाई साहब 36 क्या आया, ये किलोमीटर पर आवर क्या आया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो आप, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी बच्चे, ये लगता है बच्चों को आसान क्वेश्चन है भाई साहब। ठीक है जी, गुना में 5 बटे 18, 18 से काट के देखिए। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो इसका क्या आ गया बेटा, 10 मीटर पर सेकंड। क्या आ गया, 10 मीटर पर सेकंड आता है दोस्तों। आंसर क्या होगा, थर्ड आंसर हो जाता है। ठीक है जी। चलिए चलिए दोस्तों, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक पत्थर में धागा बांधकर घुमाने पर पत्थर किस ओर गिरेगा तथा इस पर कौन सा बल कार्य करेगा। ध्यान रखना, एक बच्चा होता है, आपने भी कभी किया होगा, एक पत्थर लिया हुआ है, उसमें धागा बांध रखा है और आप उसको ऐसे करके घुमा रहे हो भाई, है ना। तो कह रहा है भाई साहब, एक पत्थर में धागा बांधकर घुमाने पर पत्थर किस ओर गिरेगा, मतलब किधर जाएगा, और इस पर कौन सा बल कार्य करेगा। तो सभी को पता होगा भाई साहब, बताइए, केंद्र की ओर या फिर अभिकेंद्रीय बल, केंद्र से बाहर इसका मतलब अपकेंद्रीय बल, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल, या ये सभी। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो भाई साहब आप फेंकोगे तो किस तरफ जाएगा, बाहर की तरफ। तो ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी अपकेंद्रीय बल। देखिए, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एक सर्कल है ना, और एक पत्थर में धागा बांध के घुमाने पर पत्थर किस ओर जाएगा। तो एक सर्कल है, यदि मान के चलिए, यदि ये फोर्स इस सेंटर की ओर लग रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्री सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। और यही फोर्स आपका सेंटर से परे लगे बाहर की ओर, इसको हम बोलते हैं जी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके बहुत सारे एग्जांपल होते हैं सेंट्रीफ्यूगल के, जैसे कि आपका वॉशिंग मशीन। ठीक है जी, वॉशिंग मशीन हो गया, इसी बल पर काम करती है। दूध चलाने वाली मशीन होगी, दूध चलाने वाली मशीन जो होगी, मतलब रही, जिसको हम बोलते हैं मिक्सी, भी इसी पर काम करती है। ध्यान रखें भाई विशेष तौर पर। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ध्यान रखें मेरे दोस्तों। क्या होगा भाई, तो इसका आंसर होगा सेकंड। एक होता है भाई साहब सेंटीमीटर फोर्स, इसमें देखिए, जैसे कि मौत के कुएं में घूमती हुई मोटरसाइकिल या गाड़ी। ठीक है जी, मोटरसाइकिल हो, घूमती हुई गाड़ी, या मोटरसाइकिल सभी। तो ध्यान रखना, वो घूमते नहीं है, सर्कल में ऐसे घूमती है, तो उसमें ध्यान रखना अभिकेंद्र बल होता है, सेंटीमीटर फोर्स होता है। और यदि कोई फोर्स सेंटर से परे लग रहा है, बाहर की ओर लग रहा है, तो ध्यान रखना वो कौन सा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ठीक है जी, चलिए आगे तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन नंबर 31। जब कोई पिंड पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से गिरता है, तो उसकी कुल ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, तो यदि कोई भी ऑब्जेक्ट मान के चलो ये है, और अब ऊपर से नीचे आ रहा है, तो कहना चाह रहा है कि स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, तो उसकी कुल ऊर्जा होगी, ठीक है, टोटल एनर्जी कितनी होगी, वो घटेगी, पहले बढ़ती है, फिर घटती है, या फिर स्थिर रहती है। जल्दी से बता दीजिए। कोई पिंड पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से गिरा है, तो उसकी कुल ऊर्जा होती है। भाई साहब पिछला आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस का, ये ध्यान रखें, तो जल्दी से बता दीजिए। तो ध्यान रखना भाई साहब, ना घटेगी ना बढ़ेगी। इसका आंसर जो होगा वो कैसी कैसी रहेगी, स्थिर रहेगी, या हम कह सकते हैं कांस्टेंट रहेगी। ठीक है जी, जो चल रही है ना वहां से वही रहेगी, ध्यान रखें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, स्थिर रहेगी। जब कोई पिंड पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से ऊपर से नीचे गिरता है, तो उसकी कुल ऊर्जा जो होती है वो कैसी होती है, स्थिर रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यहीं पर एनर्जी की बात हो रही है, तो एनर्जी से कुछ क्वेश्चन सुन लीजिए। आपसे कह देगा काइनेटिक एनर्जी,
काइनेटिक एनर्जी जिसको हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है जी, गतिज ऊर्जा जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा, हाफ mv स्क्वायर मास वेलोसिटी का स्क्वायर। एक होती है दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है मेरे दोस्तों जिसको हम बोलते हैं स्थिज ऊर्जा, स्थिज ऊर्जा। और स्थिज ऊर्जा जो होगी उसका फार्मूला होता है भाई mgh। क्या होता है, मास ग्रेविटी और हाइट, mgh विशेष तौर पर ध्यान रखना है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो गति करते हुए कोई वस्तु होती है वो एनर्जी देगी, और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसमें किसी वस्तु को, किसी एनर्जी को स्टोर करने के बाद में यूज किया जाता है। पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल होता है जैसे कि चाबी वाली घड़ी, चाबी वाली घड़ी, चाबी वाली घड़ी, चाबी वाला खिलौना, रॉकेट भी हम कह सकते हैं, आपकी इन्वर्टर बैटरी भी हम कह सकते हैं। ठीक है जी, इन्वर्टर बैटरी आप कह सकते हैं। आपने देखा होगा डैम बना करके टरबाइन चलाती हैं। ठीक है, डैम बनाकर टरबाइन चलाना, ये भी सभी किसके एग्जांपल होते हैं दोस्तों, विशेष तौर पर ध्यान रखें किसके एग्जांपल होते हैं, ये आपके पोटेंशियल एनर्जी के होते हैं। काइनेटिक एनर्जी के बता दें आपको एग्जांपल, दो एग्जांपल आप बता दो, जैसे कि बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी ये किसका होता है भाई साहब, ये आपका काइनेटिक एनर्जी का होता है। जैसे कि चलती हुई पवन चक्की, चलती हुई चलती हुई पवन चक्की, ठीक है, चलती हुई पवन चक्की जो होती हैं, चलती हुई पवन चक्की ये भी होती है भाई साहब। इसमें क्या होती है, एनर्जी होती है, हवा के माध्यम से चलेगी, और आपको क्या क्या करती है, मिल्स जो होती हैं, तो ध्यान रखना ये भी कैसे होती है, गतिज ऊर्जा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 4 या डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेत और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से चार अनुक्रम में से किसका उपयोग किया जाता है। मतलब कि आपका क्या कर रखा है, किसी में भी मान के चलो इस बर्तन ले रखा है या कुछ भी, और उसके अंदर क्या कर रखा है दोस्तों, उन्होंने क्या मिला रखा है, नमक में रेत, रेत में नमक। ठीक है, दो चीजें इसमें, कौन सा है, NaCl है, प्लस में क्या है, रेत है। ठीक है, तो चलिए आप इसको अलग करेंगे, किस प्रक्रिया के द्वारा करेंगे, कौन से अनुक्रम है, पिछला आया हुआ क्वेश्चन है। अपसाधन होगा, निस्तारण होगा, निस्पंदन होगा, या फिर वाष्पीकरण होगा, इंग्लिश में सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन, इवोपरेशन। अगला है छानना, निस्तारण, ठीक है जी, निस्पंदन या फिर बीनना, या फिर बरसाना होगा, अपसाधन होगा या निस्तारण होगा, छानना होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है जी, यहाँ पर हम कह सकते हैं एक प्रोसेस है, पहले छानना होगा या निस्तारण होगा, या फिर पहले सेडिमेंटेशन होगा, निस्तारण होगा, निस्पंदन होगा या वाष्पीकरण होगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। ठीक है जी, बहुत अच्छे आंसर भी आ रहे हैं बच्चों के, तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, फर्स्ट आंसर होगा। पहले आपको क्या करना है, अपसाधन सेडिमेंटेशन करना है, फिर निस्तारण मतलब डिकेंटेशन करना है, निस्पंदन करना है, फिल्ट्रेशन करना है, और वाष्पीकरण उसको इवापोरेट करना है। जो भी बच जाए तो पानी उड़ जाएगा, और आपको क्या देता है आपका, सॉरी आपका क्या होता है, इसको क्या करते हैं, पानी में घुलने के बाद क्या कर सकते हैं आप, इन चीजों को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृत्ताकार मार्ग पर घूमते हुए गति में, भाई एक वृत्ताकार मार्ग है, ठीक है जी, और इस पर घूम रहा है कोई व्यक्ति, तो गति में क्या होगा, त्वरण शून्य होगा। घूमते हुए गति में मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो किस पर घूम रहा है, वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है, तो उसमें क्या होगा, त्वरण शून्य होगा। चलिए अगला है ऑप्शन, गति की दिशा निश्चित होगी, गति की दिशा लगातार बदलती रहेगी, या फिर वेग स्थिर रहेगा। जल्दी से बताइए इसमें क्या होगा, गति की दिशा लगातार बदलती रहेगी। तो भाई ये भी बात सही कह रहा है। देखिए इसमें क्या होगा, कोई भी टॉर्क लगा दीजिए, यहाँ से जा रहा है तो ऐसे जाकर के इस तरफ जाएगा, फिर यहाँ इधर मुड़ना होगा तो ऐसे सीधा जाएगा, ऐसे जाकर के ऐसे जाएगा, फिर ऐसे यहाँ से मुड़ेगा थोड़ा सा, तो हर क्या है, हर जगह पर क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी उसकी, क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ध्यान रखना गति की दिशा क्या लगातार बदलती रहती है, तो गति की दिशा क्या होगी भाई साहब, लगातार बदलती रहेगी। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा भाई साहब, थर्ड आंसर होगा। क्या होगा, थर्ड आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 34 रेयन किससे प्राप्त होता है, रेशम से, ऊन से, लकड़ी के गुद्दे से, या फिर पशुओं से। तो ध्यान रखना रेयन जो होता है, ठीक है, ये आपका एक होता है लकड़ी से प्राप्त किया जाता है, लकड़ी से। ठीक है, और लकड़ी में होता क्या है दोस्तों, लकड़ी में आपका क्या होता है, लकड़ी से क्या होता है, लकड़ी से प्राप्त होता है। ठीक है जी, लकड़ी में क्या होता है, सेल्यूलोज, क्या होता है दोस्तों, सेल्यूलोज होता है। और इस सेल्यूलोज से क्या बनाया जाता है आपका, इस सेल्यूलोज से आपका क्या बनाया जाता है भाई साहब, आपका रेयन बनाया जाता है। तो लकड़ी के गुदा, मतलब गुदा जो लिखा है, लकड़ी का जो बुरादा होता है हम ये भी कह सकते हैं,
तो उससे क्या प्राप्त किया जाता है, उसमें होता है सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज से बनाया जाता है आपका रेयन बनाया जाता है। ध्यान रखें भाई, ठीक है जी, विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी जड़ें रेशेदार होगी? इनमें से ऐसी कौन सी जड़ें हैं जो रेशेदार हैं, फाइबर्स वाली जो जड़ें हैं? मटर का, चना का, आम का, धान का? जल्दी से बताइए। देखिए भाई, जो मटर होता है वो द्विबीजपत्री है। कैसा है? द्विबीजपत्री है। चना भी द्विबीजपत्री है, आम भी द्विबीजपत्री है। ठीक है जी, डाइकोट, आपने सुना होगा मोनोकोट डाइकोट, डाइकोट होता है। और धान जो होता है ये एक बीजपत्री है, इसका हम कह सकते हैं। तो इसका आंसर यही होता है, क्योंकि जो धान होता है इसकी जड़ कैसी होती है? रेशेदार। इनके अंदर हम कह सकते हैं एक मेन जड़ भी होती है, मटर के पौधे में, चने में, आम में। तो ध्यान रखें, तो जो द्विबीजपत्री होते हैं उसमें मूसला एक मेन जड़ होती है, परंतु धान का जो होता है उसमें फाइबर जड़ें होती है, फाइबर्स रेशेदार जड़ें होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में कौन सा एक अम्ल थकान पैदा करता है? ऐसा कौन सा एसिड होता है जो मनुष्य को थकान पैदा करने का काम करेगा? तो बताइए, आंसर है पायरुविक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, मेथेनिक एसिड है, या फिर फॉर्मिक एसिड है? तो इसका आंसर बताइए फटाक से कमेंट करके। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो होगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो होता है दोस्तों, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल जो होता है किस किस में होता है लैक्टिक अम्ल? ये भाई साहब दूध में होगा, चाय में होगा, ठीक है जी, दही में होगा। इनमें सभी में कौन सा होता है? आपका लैक्टिक एसिड होता है। आप कभी देखना चाय पीने पर, दही पीने पर आपको क्या होता है? दही दूध पीने पर आपको एक थकान सी महसूस होती है, लैक्टिक एसिड होता है। तो ध्यान रखना, इसी से आपको क्या होगी? थकान पैदा होगी। ये मेथेनिक एसिड जो होता है ये आपका किस में होता है? बिच्छू के डंक में हम कह सकते हैं। ठीक है जी, बिच्छू हो गया, या हम कह सकते हैं भाई साहब आपका मधुमक्खी हो गया। इनमें कौन सा होता है? मेथेनिक होगा। और फॉर्मिक एसिड होता है लाल चींटी, ठीक है जी, लाल चींटी के डंक में होता है। और दोस्तों ध्यान रखना, पायरुविक एसिड मुझे बता दीजिए क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। ये एरोबिक होगा या अनएरोबिक रिएक्शन के दौरान पैदा होगा? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 37, आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है? जल्दी से बताइए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो खोजकर्ता हैं वो दोस्तों कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई दोस्तों। बहुत अच्छे शानदार आंसर आ रहे हैं। तो भाई साहब वो कौन है? मेंडलीफ हैं, मोजले हैं, जॉन डॉल्टन है, रॉबर्ट ब्राउन है। तो आधुनिक आवर्त सारणी खोजकर्ता जो कहे जाते हैं वो मेंडलीफ हैं। कौन है? मेंडलीफ, ठीक है। और यदि मैं नॉर्मल आ जाए कि आवर्त सारणी के खोजकर्ता हैं, आवर्त सारणी के खोजकर्ता, आवर्त सारणी खोजकर्ता, तो आपको क्या लगाना है भाई साहब? वो आपको लगाना है मोजले, ठीक है जी। जॉन डॉल्टन किसके खोजकर्ता हैं? जल्दी से बता दीजिए। जॉन डॉल्टन ये हैं भाई साहब के परमाणु के, किसके हैं? परमाणु के, इसका मतलब एटम के, एटम के खोजकर्ता जो हैं दोस्तों वो कौन है? जॉन डॉल्टन है भाइयों, ठीक है। आगे आता है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन बता दीजिए किसके खोजकर्ता हैं? रॉबर्ट ब्राउन किसके हैं भाई? जल्दी से कमेंट करके बताइए, रॉबर्ट ब्राउन किसके खोजकर्ता हैं? ये हैं भाई साहब आपके कोशिका के, कोशिका के केंद्रक के, कोशिका के केंद्रक के, सेल के न्यूक्लियस के जो खोजकर्ता हैं वो हैं आपके रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। चलिए, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई भी कहा जाता है एटम को। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट भी कहा जाता है, ठीक है। जॉन डॉल्टन ने इसकी खोज करी थी। और एटम मिलकर बना होता है तीन चीजों से, एटम तीन चीजों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, बारिश की बूंद का गोल होने का क्या कारण होता है? जो आपकी बारिश की बूंदें होती हैं वो गोल हो जाती हैं, तो गोल होने का कारण क्या होता है? केशिकत विधि होती है। केशिकत बोलते हैं भाई साहब कैपिलरी, क्या बोलते हैं? कैपिलरी प्रोसेस होती है। पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ, इनके बारे में बिल्कुल एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब केंद्रीय क्या होता है? इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है जी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपीटल, सेंट्रीपीटल फोर्स, ठीक है जी, सेंट्रीपीटल फोर्स होगा दोस्तों। और इसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन, क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखें। तो सरफेस टेंशन, तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा? बारिश की बूंद जो गोल होती है वो किस चीज के कारण होती है? सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव। इस पृथ्वी के अंदर, इस वायुमंडल में सभी एक वस्तुओं पर एक पृष्ठीय तनाव काम करता है, सरफेस टेंशन काम करता है। पृष्ठीय तनाव कम होने के कारण बहुत चीजें हो जाती हैं, समझिए। देखिए आपने देखा होगा कभी बूंद को, पानी की बूंद को लेकर के और उसको खड़ा किया होगा ऐसे, तो खड़ी हो जाती है भाई वो पानी की बूंद, क्यों? सरफेस टेंशन के कारण। जैसे सरफेस टेंशन घटता है, बढ़ता है, तो पानी की बूंद जो होती है, बबल्स जो होता है वो फूट जाता है।
कभी छोटे बच्चे में आपने लिया होगा, एक पाइप लिया होगा, एक डिटर्जेंट पाउडर का घोल या फिर पानी, सर्फ का पानी लिया होगा, तो जैसे ही आप उसमें कोई भी पेन लेकर के या कोई नली लेकर के आप बबल्स फैलाते थे ना, तो देखा होगा जैसे ऊपर जाता रहता है तो बबल्स फूट जाता है। तो ध्यान रखना, ऊपर जाने पर सरफेस टेंशन जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ध्यान रखना पृष्ठ तनाव। अब पृष्ठ तनाव कम होने के कारण क्या होते हैं, कम होने के कारण, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण भाई साहब बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना पृष्ठ तनाव कम होगा तो भाई साहब आप देख लीजिए, जैसे ही आप पानी के अंदर मिट्टी का तेल डाल देते हैं, है ना, केरोसिन का तेल डाल देते हैं पानी के अंदर, तो उसमें मच्छर का लार्वा डूबकर मर जाता है। ठीक है जी, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण क्या होता है, जो गर्म सूप होता है वो टेस्टी लगता है। ठीक है जी, बहुत सारे ऐसे पृष्ठ तनाव के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, और पृष्ठ तनाव कम भी जब होगा जब आप पानी के अंदर सर्फ मिला देते हैं, तब भी क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम होगा और कपड़ा अच्छे से साफ हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अपकेंद्रीय बल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। कैपिलरी जो होती है कम रेडियस वाली खोखली नली होती है जिसमें आपके लिक्विड का चढ़ना होता है, ध्यान रखें। जैसे कि आपने देखा होगा लालटेन जो होता है, जब लालटेन जलेगी उसमें बाती के अंदर तेल जो चढ़ता है वो किसके कारण चढ़ता है, वो आपका चढ़ता है भाई साहब कैपिलरी प्रोसेस के कारण। पेड़ पौधों में जो जल जिस विधि से चढ़ता है वो भी क्या होता है, कैपिलरीज होती है ना। और भाई साहब पेड़ पौधे हो गया, पेड़ पौधों का, जैसे मान के चलो किसान जो होते हैं वो अपने खेत से नमी को रोकने के लिए खेत की जुताई कर देते हैं, इसका मतलब जो केस नलियां हैं उसको तोड़ देते हैं। ठीक है जी, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता, ये वेतन नहीं है भेदन है, तो भेदन क्षमता होता है पेनेट्रेटिंग पावर। पेनेट्रेटिंग पावर इसका मतलब किसी से पार करने की जो क्षमता होती है। पेनेट्रेटिंग पावर का मतलब होता है भाई साहब दोस्त किसी में पार करके निकल जाना, जैसे कि एक्सरे करना होती है, पार नहीं करती हैं हड्डियों को। ठीक है, एक्सरे कराते हैं, परंतु इसमें से कौन सी रे होती है, अल्फा करना है, बीटा करना है, गामा करना है, रेडियो करना है। तो सबसे ज्यादा जो भेदन क्षमता होती है वो किसकी होती है दोस्तों, गामा रेज की होती है। किसकी होती है, गामा रेज की सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होती है। ठीक है, ध्यान रखने की फ्रीक्वेंसी जो होती है गामा रेज की, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है सबसे ज्यादा होती है। परंतु वेवलेंथ की मैं बात करता हूं, वेवलेंथ सबसे कम होगी। विशेष तौर पर ध्यान रखें, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है गामा रेज के अंदर और सबसे कम वेवलेंथ गामा रेज के अंदर होती है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, वेवलेंथ कम होगी। परंतु यहां ध्यान रखना, रेडियो वेव्स होगी, इसकी सबसे सबसे कम सबसे कम भेदन क्षमता होती है, भेदन क्षमता होती है। इसका मतलब सबसे कम पेनेट्रेटिंग पावर होती है, इसका मतलब किसी को पार करने की सबसे कम क्षमता रेडियो वेव्स की, और सबसे ज्यादा क्षमता होती है वो गामा रेज की होती है। विशेष तौर पर ध्यान रखें। अच्छा, गामा रेज जो रेडियो वेव्स होती हैं इनकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है दोस्तों वो कैसी होती है, कम, परंतु जो उसका वेवलेंथ होता है, क्या होता है, वेवलेंथ जो होता है वो कैसा होता है, ज्यादा। ध्यान रखें, फ्रीक्वेंसी कम होती रहती है और वेवलेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। विशेष तौर पर ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन रहेगा। इनमें से एक क्षार धातु है, जल्दी से बता दीजिए, मैग्नीज होगा, एल्यूमिनियम होगा, सोडियम होगा या मैग्नीशियम होगा। इसमें से कौन सा क्षार मतलब बेस बेस मेटल है, इनमें से कौन सा बेस मेटल है, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, सोडियम या फिर मैग्नीशियम। तो ध्यान रखना जो बेस क्षार धातु है वो कौन सा होता है, सोडियम होता है दोस्तों। ठीक है जी, तो ध्यान रखें विशेष तौर पर। और यही वो सोडियम होता है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। इसका मतलब सबसे नरम भी होता है, सबसे नरम धातु होती है। ठीक है जी बच्चों, ध्यान रखें। लगभग हमने 40 क्वेश्चन किए हैं भाई। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। भाई साहब आपका एक कार्य हमें मोटिवेशन देने का काम करेगा। हम आपके लिए प्रत्येक दिन ऐसी हेल्पफुल क्लास लाते रहेंगे। अब चलते हैं, कल की क्लास आपकी फिर से दोबारा से रिकॉर्ड करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।